हाँ जी, तो स्टूडेंट्स ऑल गुड। आज हम अर्थमेटिक की एक स्पेशल क्लास स्टार्ट करेंगे आईबीपीएस पीओ के लिए। ओके। लास्ट क्लास में हमने टाइम एंड वर्क के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा था। कंप्लीट नहीं हुआ था बट थोड़ा बहुत हमने पढ़ा था। आज हम कुछ कॉम्बिनेशन ऑफ चैप्टर सॉल्व करेंगे। ठीक है। अब इसमें इस पीडीएफ में पास 15 क्वेश्चंस हैं। आज उन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे एंड अर्थमेटिक पे अपना कमांड अच्छी करेंगे, क्योंकि देखो एग्जाम में ना बिना अर्थमेटिक के आपका काम चलेगा नहीं। अभी जितनी वैकेंसीज हैं उनके अकॉर्डिंग आपको मार्क्स बहुत ज़्यादा तो नहीं चाहिए, चाहे आप जनरल से ही क्यों ना हो। प्री के हिसाब से अगर मैं बात करता हूँ तो आपको बहुत ज़्यादा मार्क्स नहीं चाहिए, बट फिर भी आपको अर्थमेटिक किए बिना आपका काम चलेगा नहीं। ठीक है। और अर्थमेटिक अगर आप प्री में बिना करे चलो बच के निकल भी गए ना, तो मेंस में तो आप डेफिनेटली फंसने वाले हो। मेंस में आपका काम नहीं चलेगा। अगर आपको मेंस क्लियर करना है ना, तो आपको प्री पे कमांड होनी जरूरी है। बेसिक्स क्लियर करने बहुत जरूरी है। ठीक है। तो अब हम फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, पार्टनरशिप का क्वेश्चन है। ए बी एंड सी एंटर इनटू अ पार्टनरशिप। ए बी और सी एक पार्टनरशिप में एंटर होता है जिसमें कि ए इन्वेस्ट रुपी 4,000 फॉर द एंटायर ईयर। ठीक है। ए जो है ना वो पूरे साल के लिए 4,000 रुपीज इन्वेस्ट करता है, पूरे साल के लिए। देन बी इनिशियली इन्वेस्ट रुपी 6,000 बट विड्रॉज रुपी 2,000 आफ्टर 4 मंथ्स। यानी कि बी जो है ना वो शुरुआत में तो 6,000 रुपीज इन्वेस्ट करता है, लेकिन 4 महीने के बाद वो 2,000 रुपीज निकाल लेता है अपनी इन्वेस्टमेंट में से। तो ये जो 6,000 रुपीज है ना, ये 4 महीने तक तो चलेंगे। उस 4 महीने के बाद में जो इन्वेस्टमेंट इसकी रह जाएगी वो रह जाएगी 4,000 रुपीज की। ठीक है। 4,000 रुपीज चलेगा उसके बाद में। देन आगे कह रहा है कि एंड एड्स रुपी 1,000 मोर एट द एंड ऑफ 8 मंथ्स। यानी कि और 4 महीने तक जो इसने अमाउंट यहाँ पे विड्रॉ किया था ना, जैसे स्टार्टिंग में क्या था 6,000 रुपीज था, फिर इसने 2,000 रुपीज यहाँ से विड्रॉ किया था। ठीक है। तो 2,000 रुपीज विड्रॉ करने के बाद में इन्वेस्टमेंट बचा इसका 4,000। तो ये जो 4,000 रुपीज का इन्वेस्टमेंट है ना, ये इसका 4 महीने तक और चलेगा, क्योंकि इसने बोला कि 8 महीने के बाद, यानी कि जब से पार्टनरशिप स्टार्ट हुई थी ना, तब से 8 महीने के बाद 1,000 रुपीज और ऐड होते हैं। तो 4 महीने तक तो ये वाली इन्वेस्टमेंट चली थी। देन उसके बाद में इसने 2,000 रुपीज विड्रॉ कर लिए, और जो 4,000 रुपीज बचे वो 4 महीने तक चले। फिर उसके बाद में इसने क्या किया कि 1,000 रुपीज और ऐड कर दिए, यानी कि फिर ये अमाउंट हो गया 5,000 रुपीज का। और ये 5,000 रुपीज का जो अमाउंट है वो चलेगा 4 महीने और। ठीक है। नाउ सी ज्वाइंस आफ्टर 4 मंथ। यानी कि सी ने 4 महीने के बाद ज्वाइन किया, तो शुरू के 4 महीने की तो कोई कैलकुलेशन है ही नहीं है। आफ्टर 4 मंथ्स ज्वाइन कर रहा है सी। ठीक है। और इसकी इन्वेस्टमेंट होगी 8,000, बट विड्रॉज हाफ ऑफ हिज अमाउंट 3 मंथ्स बिफोर द एंड ऑफ द ईयर। साल के खत्म होने से 3 महीने पहले हाफ अमाउंट को ये विड्रॉ कर लेता है। तो इसकी ये वाली जो 8,000 रुपीज की इन्वेस्टमेंट है ना, ये 5 महीने चलेगी, क्योंकि 4 महीने के बाद तो ये ज्वाइन ही कर रहा है। आफ्टर 4 मंथ्स तो ये ज्वाइन ही कर रहा है। ठीक है। तो बचे कितने यहां पर 8 मंथ्स। 8 मंथ्स बच रहे हैं। ठीक है। अब 8 मंथ्स बच रहे हैं, तो 8 मंथ्स में से तीन तीन महीने तो वो है जिसमें कि इसने विड्रॉ कर लिया था अपना हाफ अमाउंट। ठीक है। तो बचा कितना 5 मंथ्स। तो जो 5 मंथ्स है ना, उनमें ये 8,000 रुपीज की इन्वेस्टमेंट ही चलेगी। देन लास्ट में ये कह रहा है कि टोटल प्रॉफिट जो है ना वो 8,600 रुपीज का हो रहा है। तो सी का प्रॉफिट क्या रहेगा। अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं। देखो सबसे पहले जब भी हम पार्टनरशिप के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो हमें रेशो में कन्वर्ट करना होता है इन्वेस्टमेंट अमाउंट्स को। तो यहाँ पे हम पूरे तरीके से कट नहीं कर रहे, सिर्फ 2 जीरोज ही कट करते हैं। तो ए के अमाउंट में से ये 2 जीरोज कट कर दिए, बी में से फिर 2 जीरोज कट कर दिए, एंड सी के अमाउंट में से हमने यहाँ से भी 2 जीरोज कट कर दिए। तो इनका अमाउंट का निकल के आता है 40, 60 एंड 80 का। ठीक है। अब देखो ए बी और सी, इनका अमाउंट का निकल के आता है 40, 60 एंड 80 आफ्टर कन्वर्जन। तो जो ए है ना वो तो पूरे साल के लिए इन्वेस्ट करता है।
तो 40 इंटू 12 हो गया। अब बी में थोड़ा सा पंगा है। तो बी में ये क्या कर रहा है कि बी ने शुरुआत में 6,000 रुपीज इन्वेस्ट किए हैं, बट विड्रॉज ₹2,000 आफ्टर 4 मंथ्स, यानी कि 4 महीने तक तो उसकी यही वाली इन्वेस्टमेंट चलेगी, ठीक है। और 4 महीने के बाद में इसमें से वो 2,000 रुपीज लेस कर देगा, तो 2,000 को भी हम रेशो में कन्वर्ट कर देंगे, यानी कि 2 zeros और कट करेंगे तो 20 हो जाएगा, ठीक है। अब 20 इसमें से लेस कर दो आप, क्योंकि 20 विड्रॉ कर रहा है, तो 20 इसमें से लेस करोगे 40 बचेगा। 40 जो है ना वो फिर इसका 4 महीने चलेगा। क्यों चलेगा? क्योंकि इसने बोला हुआ है कि ये 8 महीने के बाद, यानी कि इनिशियल टाइम से 8 महीने के बाद 1,000 रुपीज और ऐड करेगा। तो 4 महीने तो ये 6,000 रुपीज वाली इन्वेस्टमेंट चलेगी, उसके बाद में 4 महीने तक और ये जो है 4,000 रुपीज की इन्वेस्टमेंट चलेगी। देन उसके बाद में जो बचे हुए 4 मंथ हैं उसमें हम 1,000 रुपए और जोड़ देंगे, जो यहां पर बोला हुआ है, ठीक है। यानी कि ये वाला अमाउंट अगर हम 1,000 और जोड़ते हैं तो ये 50 हो जाएगा, ये वाला 4 मंथ और चलेगा। फिर ये सी का कह रहा है कि सी ने ना ऑलरेडी जो है 4 महीने के बाद ज्वाइन किया था, तो 4 महीने के बाद ज्वाइन किया था, तो ये मैक्सिमम टू मैक्सिमम 9 मंथ ही काम कर सकता है, सॉरी 8 मंथ ही काम कर सकता है, ठीक है। अब यहां पर ये कह रहा है कि बट विड्रॉज हाफ ऑफ हिज अमाउंट 3 मंथ्स बिफोर द एंड ऑफ द ईयर, यानी कि इसने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है सी की इन्वेस्टमेंट को। मैंने बोला था कि 8 मंथ से ज्यादा वो इन्वेस्ट नहीं कर सकता, तो एक तो इसने 3 मंथ और एक बचता है इसका 5 मंथ। तो 5 मंथ के लिए तो इसकी जो इन्वेस्टमेंट, इनिशियल इन्वेस्टमेंट है ना वो ही चलेगी, जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है ना वो ही चलेगी इसकी, क्योंकि इसने बोला है कि लास्ट के 3 मंथ में ना वो हाफ इन्वेस्टमेंट को अपने विड्रॉ कर लेता है। तो लास्ट का जो 3 मंथ है उनमें 40 की इन्वेस्टमेंट चलेगी, क्योंकि इनिशियल इन्वेस्टमेंट 80 थी तो उसका हाफ हो जाएगा 40। तो 80 की इन्वेस्टमेंट 5 महीने चलेगी, एंड उसके बाद में 40 की जो इन्वेस्टमेंट है ना वो चलेगी 3 मंथ्स। अब इसका रेशो निकालो, पहले उसको 10 से कट कर दो, ये कट हो गया 10 से। अब इनको 4 से कट कर दो, इस सारे अमाउंट को 3 टाइम्स, 4 पूरा पूरा कट हो जाएगा, देन 4 से 2 टाइम्स एंड 4 कट हो जाएगा यहां से। अब इसका रेशो क्या निकलेगा? 4 इंटू 3 12। अब देखो ये, अब इनका रेशो आ जाएगा जिसमें कि इनका प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन का रेशो आएगा। तो 4 इंटू 3 12 रेशो 6 इंटू 1 6 प्लस 4 इंटू 1 4 एंड प्लस 5 इंटू 1 5 15। एंड फिर उसके बाद में अब इधर देखना, 5 इंटू 2 10 प्लस 3 इंटू 1 3, तो 13 आएगा, ठीक है। अब इस रेशो में जो इनका फाइनल प्रॉफिट है ना वो डिस्ट्रीब्यूट होगा, फाइनल प्रॉफिट इस वाले रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब फाइनल प्रॉफिट क्या है? फाइनल प्रॉफिट है इनका 8600 का, जिसमें कि हमें सी का शेयर बताना है। तो 8600 है फाइनल प्रॉफिट, इसमें सी का पोर्शन है 13, आउट ऑफ टोटल पोर्शन कितना है? 15 प्लस 12 27 एंड 27 प्लस 13 40। अब इसको आप कैलकुलेट कर लो, 215 इंटू 13, ठीक है। तो 215 इंटू 13 आप कैसे कैलकुलेट करोगे? तो 215 इंटू 13 को कैलकुलेट करने के लिए आप इसको ऐसे लिखो, 215 इंटू 10 प्लस 3, ठीक है। तो 2150 हो जाएगा जब हम 215 का 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, एंड जब हम इसका 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 645, ठीक है। तो टोटल बनेगा, जब हम इसका पूरा टोटल करेंगे तो 2795, ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, यहां पर ऑप्शंस में मिस्टेक है, आंसर विल बी 2795, जो कि ऑप्शंस में नहीं है।
तो आप इसको कह सकते हो एक तरीके से, यहाँ पर एक ऑप्शन और आप ऐड कर देना। वैसे भी एग्जाम में 5 ऑप्शन ही आते हैं, तो नन ऑफ दीज आप इसमें ऐड कर सकते हो। ठीक है, नन ऑफ दीज इसमें आप ऐड कर सकते हो, क्योंकि आंसर इसका 2795 ही रहेगा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आईबीपीएस पीओ प्री के लिए। ये प्री एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना, इसको हल्के में मत लेना, इसको रिवाइज करना, समझना इस क्वेश्चन को कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो रहा है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन किस टॉपिक के ऊपर है? जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो टाइम एंड वर्क के ऊपर है। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि ए कैन कंप्लीट अ वर्क इन 24 डेज। ए जो है ना, एक वर्क को 24 डेज में कंप्लीट करता है, और बी उसी वर्क को 36 डेज में कंप्लीट करता है। दे स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर बट ए लेफ्ट 6 डेज बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द वर्क। जब पूरा वर्क कंप्लीट होता है उससे 6 दिन पहले, उससे 6 डेज बिफोर, उससे 6 डेज बिफोर ए लीव कर देता है। ठीक है, देन एंड बी लेफ्ट 1 डे बिफोर कंप्लीशन, और बी जो है वो 1 डे बिफोर कंप्लीशन लेफ्ट कर देता है, यानी एक दिन पहले लेफ्ट कर देता है। ठीक है, हाउ मेनी टोटल डेज डिड इट टेक टू कंप्लीट द एंटायर वर्क। उस वर्क को कंप्लीट करने के लिए फिर कितना टाइम लगेगा। तो चलो अब हम इसके सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि जब भी इस तरीके से इंफॉर्मेशन दी होती है ना, तो हमें टोटल वर्क निकालना होता है। ठीक है, टोटल वर्क हमें सबसे पहले निकालना होता है, जो कि निकलता है एलसीएम से। ओके, ये निकलता है एलसीएम से। तो 24 डेज में ए कंप्लीट करता है उस वर्क को, एंड बी कंप्लीट करता है 36 डेज में। ओके, तो हम टोटल वर्क निकालते हैं सबसे पहले, और इनकी एफिशिएंसी भी निकालते हैं, ए और बी की। ए और बी की एफिशिएंसी निकालते हैं, ठीक है, क्योंकि इनके बिना क्वेश्चन सॉल्व हो नहीं सकता। एंड ए का हम निकालते हैं टोटल वर्क। ए तो करता है 24 डेज में कंप्लीट अलोन, और बी करता है 36 डेज में अलोन। ठीक है, डेटा सही है। ठीक, अब इन दोनों का एलसीएम आएगा 72। ठीक है, तो अब यहां से इनकी एफिशिएंसी क्या आएगी? 72/24 3, एंड 72/36। अब आप एक बात समझना, हमें नहीं पता यहां पे कि इस वर्क को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगता है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि इस वर्क को कंप्लीट करने में एक्स टाइम लगता है। ठीक है, तो क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि जितना भी टाइम लगता है उससे 6 दिन पहले ना ए लीव कर देता है वर्क। ठीक है, यानी कि ए कितना वर्क करेगा? ए वर्क करेगा, ए की एफिशिएंसी है 3, तो ए वर्क करेगा 3 × x - 6। ठीक है, और प्लस जो बी है ना, वो टोटल वर्क से एक दिन पहले, टोटल वर्क कंप्लीट होने से एक दिन पहले वर्क को छोड़ देता है। तो बी की एफिशिएंसी क्या है? 2, तो यानी कि टोटल वर्क से एक दिन पहले छोड़ देता है। तो ऐसे करके टोटल वर्क ना 72 कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अब देखो, अब इसको सॉल्व करो। 3x - 18 प्लस 2x - 2, ये हो जाएगा 5x - 20 इज इक्वल टू 72, एंड x इज इक्वल टू 92/5। तो 18.4 डेज आएगा इसका आंसर, जो कि रफली आप इसको 18 डेज बोल सकते हैं। ठीक है, ऐसे इसका आंसर हो जाएगा 18 डेज। टाइम एंड वर्क में हमेशा आपको टोटल वर्क और एफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी, अदरवाइज आपका क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। ये चीज हमेशा आप ध्यान रखना। ठीक है, तो 18 डेज इसका आंसर हो जाएगा। 18 डेज का मतलब ऑप्शन नंबर सी। नाउ वी विल मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट पर। यहां पर ज्यादातर स्टूडेंट्स स्ट्रक हो जाते हैं। ठीक है, अब इसको भी हम आसान बना देंगे, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे स्माइली के साथ हम स्माइली के साथ हम इसको बड़े आराम से इजी बनाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस वाले क्वेश्चन को।
अब यहाँ पे दिया हुआ है कि दी सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 3 years at 12% पर एनम इज 3600, यानी कि 1 साल का जो इंटरेस्ट है ना वो कितना होगा, 3600 डिवाइड बाय 3, दैट विल बी 1200। ठीक है, क्योंकि 3 साल का जो इंटरेस्ट है वो दिया हुआ है यहाँ पे 12% के रेट से, तो 1 साल का हो जाएगा 1200। आगे कह रहा है कि व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द सेम प्रिंसिपल फॉर 2 years एट 15% पर एनम। 15% पर एनम की रेट से 2 साल में कितना कंपाउंड इंटरेस्ट बनेगा। ओके, कितना कंपाउंड इंटरेस्ट बनेगा कंपाउंडेड एनुअली। ओके, तो अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। जो फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट है ना, जो 1 year का जो इंटरेस्ट है वो हमने कैलकुलेट कर लिया था ऊपर ही, दैट विल बी 1200। ओके, तो जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो कितना होगा। देखो इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होता है कि प्रिंसिपल इनटू रेट एंड इनटू टाइम। टाइम हमारा 1 year का ही है तो हमें लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ पर, इज इक्वल टू आपका इंटरेस्ट हो जाता है। ठीक है, जो कि 1200 है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे ना तो ये सीधा 100 टाइम्स कटेगा, एंड जब हम इसको पूरे तरीके से सॉल्व करेंगे तो प्रिंसिपल आएगा 10,000 रुपीज का। ठीक है, तो प्रिंसिपल अमाउंट आ गया हमारा 10,000 रुपीज। अब इसी अमाउंट पे ये कह रहा है कि कितना हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट बनेगा अगर हम क्या करते हैं, 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से 2 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं। तो 15% की जो फ्रैक्शनल वैल्यू होती है वो होती है 3/20। ठीक है, अब देखो 2 साल के लिए करना है ना, तो 2 साल के लिए हमें क्या करना है, फर्स्ट ईयर क्या होगा, यहां पर हम ये मानेंगे कि 20 जो है ना वो प्रिंसिपल अमाउंट है और 3 जो है ना वो इस पर इंटरेस्ट है। 3 जो है ना वो इस पर इंटरेस्ट है। तो यानी कि फर्स्ट ईयर में जो प्रिंसिपल है वो 20 + 3, 20 + 3 23 हो जाएगा। एंड सेकेंड ईयर में फिर दोबारा से 20 + 3 23 हो जाएगा। 2 साल के लिए जब हमने कैलकुलेट करना है ना तो हम इसको ऐसे कैलकुलेट करेंगे 20 to 23 एंड 20 to 23। ठीक है, और अगर 3 साल के लिए करना होता तो एक बार और इसी तरीके से लिख देते। अब देखो इनका मल्टीप्लाई कर लो ऐसे, 20 × 20 400 एंड 23 × 23 529। 529, मैंने आपको बोला था 25 तक आपको स्क्वायर्स याद होने चाहिए ऑन टिप्स। अब देखो ये जो 400 है ना ये तो है प्रिंसिपल अमाउंट, और ये जो 129 है ना ये है इनका कंपाउंड इंटरेस्ट जो हमें कैलकुलेट करने के लिए बोला गया था। तो 10,000 हमारा प्रिंसिपल है जो कि 400 के बराबर है। ठीक है, और 129 इस पे है कंपाउंड इंटरेस्ट। अब इसको कैलकुलेट कर लो, 25 टाइम्स कट होगा, 25 इंटू 129। अब ये थोड़ा सा ट्रिकी हो जाएगा, अब इसको कैसे कैलकुलेट करोगे ये बात है असली। मेरे अकॉर्डिंग तो यार इसको आप ऐसे लिख दो, 129 को 100 + 20 एंड +9 ऐसे कर लो आप इसको। तो 25 × 100 2500 + 25 × 20 500 + 25 × 9 225। ठीक है, तो ये आएगा 75 एंड 3275। 3275 क्या कैलकुलेशन में गड़बड़ हो गया था, हाँ ओके, ये आएगा 3225। तो 3225 विल बी योर कंपाउंड इंटरेस्ट, ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा। ये सारे क्वेश्चंस ना आपके आईबीपीएस एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये, इनको एक बार अच्छे से इनके जो कंसेप्ट है ना उनको आप रिवाइज कर लेना। तो 3225 का इंटरेस्ट हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ओके, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट पर। कॉम्बिनेशन है, कॉम्बो है, यहाँ पर अर्थमेटिक का कॉम्बो है। ठीक है, मजा आ जाएगा आपको इस सेशन के बाद में, अर्थमेटिक में मजा आने लग जाएगा, आप ये कहोगे अब तो अर्थमेटिक ही चाहिए।
ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ शॉपकीपर मार्क्स एन आर्टिकल 50% above its cost price and allows two successive discounts of 20% and 10% on the mark price. If he earns a profit of rupee 200, find the mark price. अगर इसको 200 रुपए का प्रॉफिट होता है तो फिर आप बताओ कि मार्क प्राइस क्या होगा। अब देखो यहां पर मैं आपको एक शॉर्ट मेथड बताऊंगा, उसको समझ लेना या फिर आप रट्टा मार लेना, जैसे करना हो वैसे कर लेना, क्योंकि इस क्लास में कंसेप्ट तो मैं थोड़ा नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करने पे हमें ज्यादा ध्यान देना है। एग्जाम आपका बिल्कुल पास आ चुका है, अब समझो कैसे होगा। इन्होंने ना सबसे पहले क्या बोला है कि कॉस्ट प्राइस से मार्क प्राइस पे गए हैं, कॉस्ट प्राइस से मार्क प्राइस पे गए हैं, एंड देन मार्क प्राइस से ना ये आए हैं सेलिंग प्राइस पे। ठीक है, पहले मैं इसको इरेज करता हूं। तो इन्होंने किया क्या है कि 50% अब मार्क किया है इन्होंने, यानी कि दो की चीज को 3 मार्क किया है। फिर उन्होंने कहा है कि दो ना सक्सेसिव डिस्काउंट दे रहा है ये, यानी कि लगातार डिस्काउंट दे रहा है, पहला 20% का, देन 10% का, इस पे दे रहा है मार्क प्राइस पे। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा कि वैल्यू 5 से 4 हो जाएगी, क्योंकि मार्क प्राइस पे डिस्काउंट दे रहा है 20% का, और 20% की जो वैल्यू होती है 1/5 होती है, तो मार्क प्राइस यहाँ पे 5 रहेगा, एंड इस पे हम 1 रुपए का डिस्काउंट देंगे। ठीक है, तो जो सेलिंग प्राइस हो जाएगा वो 4 हो जाएगा। फिर उसके बाद में इसने कहा कि दोबारा से ना ये 10% का डिस्काउंट और दे रहा है, तो यानी कि 10 की चीज 9 की हो जाएगी। अब इसको लिखोगे कैसे, आप ये देखना, इसको आप सॉल्व कैसे करोगे। इसका सीधा रेशो बनेगा कि जो 2 की चीज थी ना, पहले तो ये 3 की हुई, फिर इसने बोला कि यार हम ना 5 की चीज को ना जो है 4 कर रहे हैं, तो इसने 5 की चीज को 4 कर दिया। फिर उसके बाद में उसने बोला कि यार हम ना 10% का डिस्काउंट और देंगे, यानी कि जो 10 की चीज है ना उसको 9 का कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, इसको ना ये एक तरीके से एक रेशो बनेगा। देखो ये एक रेशो बनेगा जिसको कि हम क्रॉस में कट कर देंगे, 2 से 2 टाइम्स जाएगा। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, ये भी 5 टाइम्स जाएगा, इससे क्वेश्चन ना आसान हो जाता है। तो 25 की जो वैल्यू है ना वो लास्ट में 27 रहेगी, जिसमें कि हमने क्या किया था, सीपी से इंक्रीज किया था, एंड देन हम लास्ट में ना एसपी तक गए थे, देखो सेलिंग प्राइस तक गए थे हम, है ना। तो ये वाली जो वैल्यू है ना ये आएगी सेलिंग प्राइस। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है इन्होंने कि यार अगर वो 200 रुपए का प्रॉफिट अर्न करता है ऐसे, तो मार्क प्राइस क्या होगी। तो यहां पर प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 2 रुपीज का, तो ये 2 रुपए का जो प्रॉफिट है ये 200 के बराबर हुआ। ठीक है, क्योंकि प्रॉफिट ऊपर दिया हुआ था 200 के बराबर है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई, 100। ठीक है, तो 25 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 25 की वैल्यू 2500। 2500 को इन्होंने बोला था कि 50% से मार्कअप कर रहा है, तो 2500 का 50% कितना होगा, 1250। अब इसको मार्कअप कर दो, तो ऐड कर दो इसको, 3750। ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी इसकी मार्क प्राइस, जो कि इन्होंने क्वेश्चन में पूछा था। ठीक है, तो आंसर विल बी बी, आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है मिक्सचर एंड एलिगेशन। ठीक है, मिक्सचर एंड एलिगेशन। तो क्वेश्चन है, a vessel contains 120 liters of a mixture of milk and water containing 20% water, यानी कि मिल्क और वाटर का एक रेशियो है 120 लीटर्स का, जिसमें कि 20% वाटर है, एंड 30 लीटर्स ऑफ दिस मिक्सचर इज टेकन आउट। अब इस 120 में से 30 लीटर्स को निकाल लेते हैं हम, एंड रिप्लेस्ड विद 30 लीटर्स ऑफ प्योर मिल्क। इसमें फिर हम क्या, सॉरी 30 लीटर्स ऑफ प्योर वाटर, एंड देन हम इसमें क्या करते हैं कि 30 लीटर्स ऑफ प्योर वाटर ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो व्हाट इज द फाइनल क्वांटिटी ऑफ मिल्क।
तो मिल्क की जो फाइनल क्वांटिटी है वो कितनी होगी। अब देखना कैसे, अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक मिक्सचर है 120 लीटर्स का, जिसमें कि ऑफ मिल्क एंड वाटर का एक रेशो है जिसमें कि 20% वाटर है, ठीक है। 30 लीटर ऑफ दिस मिक्सचर इज टेकन आउट। अब इस मिक्सचर में से जो 120 लीटर का है, इसमें से हम 30 लीटर्स को निकाल लेते हैं एंड रिप्लेस्ड विथ 30 लीटर्स ऑफ प्योर वाटर, ठीक है। और 30 लीटर निकाल के, मतलब पूरे मिक्सचर में से 30 लीटर को माइनस करते हैं, तो पूरा मिक्सचर है 120 का। देन इसमें से हमने 30 लीटर्स को माइनस कर दिया तो 90 लीटर्स बचा। अब 90 में क्या कर रहा है, ये तो कंप्लीट मिक्सचर की बात थी, लास्ट में जाके ये कह रहा है कि ना प्योर वाटर 30 लीटर और ऐड कर देते हैं। 30 लीटर प्योर वाटर और ऐड कर देते हैं इसमें, ये वाटर ही वाटर है, ठीक है, ये सिर्फ वाटर है जो ऐड कर रहे हैं हम, और ये टोटल क्वांटिटी में चेंज हुआ था। तो व्हाट इज द फाइनल क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन द वेसल। अब आप एक बात ध्यान देना कि यार इन्होंने ना यहां पर पहले तो क्वांटिटी 120 थी, देन इन्होंने 30 लीटर्स विड्रॉ किया तो 90 हो गई, ठीक है। फिर इसमें इन्होंने क्या किया कि 30 लीटर का वाटर ऐड किया है। 30 लीटर वाटर ऐड करने से क्या मिल्क की क्वांटिटी पे कोई फर्क पड़ेगा? क्या मिल्क की क्वांटिटी पे कुछ फर्क पड़ेगा? हाँ कि ना? मिल्क की क्वांटिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम वाटर ऐड कर रहे हैं। यानी कि जो मिल्क की क्वांटिटी यहां पर है ना, वही मिल्क की क्वांटिटी 30 लीटर वाटर ऐड करने के बाद भी वही रहेगी, उसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। अब देखना 120 लीटर के टाइम पे रेशो क्या था, 20% वाटर था। यानी कि 1/5 अगर पूरी क्वांटिटी है, 5 अगर पूरी क्वांटिटी है, तो 5 में से जो 1 है ना, 1 तो इसमें वाटर है एंड 4 इज मिल्क, ठीक है, 4 इज मिल्क। अब हम इनका रेशो बनाते हैं। तो मिल्क और वाटर का जब हम रेशो निकालेंगे ना, तो ये बनेगा 4:1, टोटल हो जाएगी क्वांटिटी 5। एक बात ध्यान रखना, जब भी हम टोटल क्वांटिटी में से कुछ क्वांटिटी को लेस करते हैं, टोटल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर, टोटल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर में से जब भी हम कुछ क्वांटिटी, मतलब होल एंड सोल अगर हम कुछ क्वांटिटी को लेस करते हैं, तो रेशो कभी चेंज नहीं होता। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सिर्फ मिल्क चेंज कर दिया या सिर्फ वाटर चेंज कर दिया तब तो रेशो चेंज हो जाएगा, बट अगर पूरी कंप्लीट क्वांटिटी में से कुछ अगर आप लेस कर दोगे, यानी कि जैसे यहां पर हमने किया हुआ है ना कि 120 लीटर में से हमने 30 लीटर लेस किया, यानी कि पूरी क्वांटिटी जो 120 की थी उसमें से 30 लीटर हमने निकाल दिया, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हमने कुछ मिल्क निकाला है वाटर निकाला, नहीं, हमने होल एंड सोल निकाला है। तो रेशो ना हमेशा सेम रहेगा। तो अब भी रेशो क्या रहेगा, 4:1 का ही रहेगा। क्वांटिटी बदल चुकी है लेकिन रेशो 4:1 ही रहेगा। अब मैंने क्या कहा था, इसके बाद इन्होंने क्या किया कि यहां पर ना 30 लीटर ऑफ वाटर ऐड कर दिया, 30 लीटर ऑफ वाटर ऐड कर दिया इन्होंने यहां पे, ठीक है। तो 30 लीटर ऑफ वाटर ऐड करके यार कुछ भी बने हमें क्या मतलब, क्योंकि जो मिल्क है ना वो तो भाई यही रहेगा, मिल्क में कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि सिर्फ वाटर ऐड किया जा रहा है, मिल्क में तो कोई चेंज ही नहीं हो रहा। तो यहां पर जो मिल्क की क्वांटिटी है ना, वही क्वांटिटी यहां पर भी रहेगी। अब देखो स्टार्टिंग में क्या था, 120 लीटर था क्वांटिटी, फिर इन्होंने 30 लीटर इसमें से लेस किया था, 30 लीटर इन्होंने निकाला था, तो कितना बचा, 90, ठीक है। अब इस 90 को आप डिवाइड, इसको आप इस रेशो में डिवाइड कर दो तो आपकी मिल्क की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि 90 होल एंड सोल है, ठीक है। हमें निकालनी किस चीज की वैल्यू है, तो निकालनी है हमें 4 की वैल्यू आउट ऑफ 5, ठीक है। अब इसको आप कट कर दोगे, आंसर विल बी 72 लीटर्स, ओके। ये आपका आंसर हो जाएगा फाइनल, यानी कि ऑप्शन नंबर ए विल बी योर फाइनल आंसर। अब हम सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। होप सो कि आपको क्लास अच्छी लग रही होगी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोबारा से पाइप्स एंड सिस्टम आया है।
मतलब पाइप एंड सिस्टम का जो कंसेप्ट है ना, वो आपका टाइम एंड वर्क वाला ही है, इसमें कुछ यूनिक कुछ भी नहीं है, वो ही कंसेप्ट है जो आपका टाइम एंड वर्क में लगते हैं। ठीक है, अब आ जाओ उधर। Pipe A can fill a tank in 12 hours, B can fill it in 18 hours, a third pipe C can empty the full tank in 24 hours। यानी कि ए और बी जो है ना, वो तो एक तरीके से आप बोल सकते हो पॉजिटिव में चल रहे हैं, या आप कह सकते हो कि फिल कर रहे हैं, और जो सी है ना यार, वो ना नेगेटिव में चल रहा है भाई, वो नेगेटिव में चल रहा है, यानी कि वो ना एम्प्टी कर रहा है यार, वो एम्प्टी कर रहा है टैंक को। All three pipes are open together, but pipe C is closed after 6 hours। यानी कि 6 आवर्स तक तो सी ने वर्क किया, बट उसके बाद में सी को ना क्लोज कर दिया गया। तो इन हाउ मेनी टोटल आवर्स विल द टैंक बी कंप्लीटली फिल्ड। तो कितना टाइम लगेगा इस टैंक को कंप्लीटली फिल होने में। अब फिर वही वाली बात है, जैसे कि हम टाइम एंड वर्क में सबसे पहले टोटल वर्क निकालते हैं एंड उसके बाद में हम एफिशिएंसी कैलकुलेट करते हैं सबकी, तो वही करना है हमें। ठीक है, तो देखो ए 12 आवर्स में करता है, बी 18 आवर्स में करता है फिल। ए 12 आवर्स में फिल करेगा, बी इसको 18 आवर्स में फिल करेगा, और सी ना इसको नेगेटिव करेगा, यानी कि एम्प्टी करेगा 24 आवर्स में। 24 आवर्स में इसको नेगेटिव करेगा। अब इसका एलसीएम कैसे निकलेगा? वैसे इसका एलसीएम निकलेगा 72, बट कैसे? तो वो ऐसे देखो, 12 18 24 है, तो इसको हम 6 से कट करेंगे। 6 से कट करेंगे तो 6 को तो आप साइड में लिख दो, कितनी बार कट गया ये? 2 3 एंड 4। अब इनका एलसीएम क्या होगा? इनका एलसीएम आएगा 12। 12 इंटू 6 दैट विल बी 72। ठीक है, हालांकि ये विद प्रैक्टिस आपको आ जाएगा, डायरेक्ट आ जाएगा, आपको ये पूरा करने की जरूरत नहीं है इसमें। अब देखो यहां पर एक कैच क्या था कि ये दोनों तो फिल कर रहे थे, लेकिन जो सी था ना वो नेगेटिव में था। ठीक है, तो अब इनकी एफिशिएंसी क्या आएगी? इसकी तो 6 आएगी, बी की आएगी 4 एंड सी की आएगी 3, बट सी की आएगी नेगेटिव में। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या हुआ था कि सी ना 6 आवर्स के बाद क्लोज कर देते हैं, यानी कि 6 घंटे तक ना ए बी और सी, ये जो तीनों है ना, ये 6 आवर्स तक तो एक साथ काम करेंगे, उसके बाद ना सिर्फ और सिर्फ ए और बी काम करेंगे। ठीक है, अब देखो इन सब की जो कंबाइंड एफिशिएंसी है वो कितनी होगी? कंबाइंड एफिशिएंसी होगी 6 + 4 10 एंड 10 - 3 7। ठीक है, ये इनकी कंबाइंड एफिशिएंसी हो जाएगी। कंबाइंड एफिशिएंसी से ये 6 आवर्स तक वर्क करते हैं, तो 7 × 6 ये आवर्स चल रहे हैं यहाँ पर। 7 × 6 यानी कि 42 फिल कर देते हैं ये आउट ऑफ 72। ठीक है, फिर उसके बाद में ए और बी, सिर्फ और सिर्फ ए और बी वर्क करेंगे, तो ए और बी की एफिशिएंसी है 6 + 4 दैट विल बी 10। ठीक है, एंड आगे क्वेश्चन में ये कह रहा है इन हाउ मेनी टोटल आवर्स विल द टैंक बी कंप्लीटली फिल। टैंक को कंप्लीटली फिल होने में कितना टाइम लगेगा? तो अब कितना बच रहा है? टैंक 42 फिल कर दिया था हमने, और बच कितना रहा है? अब टोटल कैपेसिटी थी 72, तो बच रहा है 30। 30 को कितना टाइम लेगा? ये 3 आवर्स का टाइम लेंगे ये। ठीक है, और भी ये जो वैल्यू थी ये थी a + b - c, एंड ये जो वैल्यू थी ना ये थी a + b। अब टोटल टाइम क्या लग रहा है? टोटल टाइम ये वाला है, तो ये लगेगा 9 आवर्स। ठीक है, तो योर आंसर विल बी 9 आवर्स, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नाउ वी विल मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रॉब्लम ऑन एजेस। एजेस देखो ज्यादातर ना आपको मैं बताता हूं रेशो से सॉल्व हो जाता है, थोड़े से आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, आप कह लो थोड़े बहुत लॉजिक्स क्लियर होने चाहिए। अगर आपके कंसेप्ट एंड लॉजिक क्लियर हैं तो एजेस के जो क्वेश्चंस है ना वो आपके रेशियो से सॉल्व हो जाएंगे। अब देखो कैसे होंगे, यहां पर हम देखते हैं।
प्रेजेंट एज रेशो ऑफ अ फादर एंड हिज सन इज 5:2। एक फादर है और उनके बेटे हैं, उनकी जो रेशो है ना वो 5:2 की है, एज की रेशो। 4 साल पहले द रेशो ऑफ देयर एजेस वॉज 3:1। 4 साल पहले ना उनकी एज का रेशो, यानी 4 साल पहले उनकी एज का रेशो ना 3:1 था। फादर 3 थे एंड सन 1 था। ठीक है। वॉट विल बी द एज ऑफ द फादर 6 years फ्रॉम नाउ। यानी कि फादर की एज पूछ रहा है ये 6 years फ्रॉम नाउ, यानी कि प्रेजेंट से 6 साल के बाद क्या एज होगी। देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि प्रेजेंट में ना इन दोनों की एज का रेशो 5:2 का था, तो फादर इज टू सन का हम रेशो निकालते हैं, फादर टू सन का हम रेशो निकालते हैं। प्रेजेंट में क्या था, प्रेजेंट में जो रेशो था वो था 5:2। फिर ये कह रहे हैं कि 4 साल पहले जो रेशो था ना एज का वो था 3:1। बिफोर 4 years था 3:1। ठीक है। एक बात ध्यान देना यार फादर और सन जो एज डिफरेंस है, जो एज डिफरेंस है तो सेम ही रहेगा ना। कि ऐसा हो जाएगा कि आज ना पापा की एज तो 40 years है और जो बेटे की एज है वो 10 years है, लेकिन पापा की एज तो बढ़ गई, लेकिन बेटा जो है ना वो 10 का 10 का ही है। यानी कि 10 साल के बाद ना जो पिताजी की एज है ना वो तो 50 हो गई, लेकिन जो बेटे की एज है ना यार वो 10 की 10 है, ऐसा तो नहीं हो सकता, ये भी बढ़ेगी। ठीक है। तो इनका जो एज डिफरेंस है ना वो हमेशा सेम रहेगा। ठीक है। बराबर में बढ़ेंगे कैसे, अगर फादर साहब 50 years के एंड जो सन है ना वो 20 years का है। अब हम एक काम करते हैं, इनको ना हम 20 हम इनको आफ्टर 10 years देखते हैं कि क्या एज होगी। आफ्टर 10 years इनकी एज हो जाएगी 60 और इनकी एज हो जाएगी 30। अब आप डिफरेंस देखना, एज डिफरेंस सेम रहेगा क्योंकि एज दोनों की इक्वली इंक्रीज करेगी। यहाँ पे एज डिफरेंस यहाँ पर कितना है 30, बट एज डिफरेंस तो यहाँ पर 30 है। यानी कि चाहे आप दोनों की एज को कितने भी साल पहले ले जाओ, कितना भी साल बाद में ले जाओ, जब आप इक्वली इंक्रीज या डिक्रीज करोगे ना तो डिफरेंस सेम रहेगा। ठीक है। तो अब यहां पर ना डिफरेंस हमारा एज का सेम रहेगा। अब इधर तो देखो एज डिफरेंस है 2 का और इधर है 3 का, इसको सेम कर दो। तो इनका हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 2 और 3 का 6। ठीक है। 2 और 3 का एलसीएम हो जाएगा 6। तो इनको बराबर करने के लिए क्या करेंगे, यहां पर तो हम मल्टीप्लाई बाय 3 कर देंगे और यहां पर मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे। तो रेशियो क्या निकलेगा, जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 3। ठीक है। और इधर जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 4। अब देखो क्या एज का डिफरेंस सेम आ रहा है, हाँ बिल्कुल आ रहा है, यहां पर 6 है और यहां पर भी 6 है। ठीक है। आगे इन्होंने कहा है कि ये वाली जो एज है ना ये 4 साल पहले की है, यानी कि ये वाला जो डिफरेंस है ना इनका, ये यहां पर जो इनकी एज डिफरेंस है ना ये 4 साल का है। एज डिफरेंस कितने का है, एक का। देखो 9 और 10 में जो डिफरेंस है ना वो 1 यूनिट का है और 1 यूनिट ना 4 years के बराबर है, क्योंकि ये प्रेजेंट एज है और ये -4 है। ठीक है। तो 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 4। इसको हम एक बार क्लियर कर देते हैं, इस वाले पोर्शन को क्लियर कर देते हैं। 1 की वैल्यू हो जाएगी 4। अब इन्होंने पूछा था कि फादर की एज क्या होगी आफ्टर 6 years। तो प्रेजेंट एज क्या थी, प्रेजेंट एज थी ये वाली फादर की 10। 10 की वैल्यू हो जाएगी 40 एंड आफ्टर 6 years, जब प्रेजेंट एज 40 है तो आफ्टर 6 years क्या हो जाएगी, एज 46 years एज हो जाएगी। ठीक है। दैट विल बी योर आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा।
ठीक है, नाउ वी विल मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस पर। स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, ठीक है। अब इस चैप्टर के भी जो क्वेश्चंस है ना, वो थोड़े ट्रिकी होते हैं, थोड़ा ट्रिकी साइड पर होते हैं, और यहां पर ना जो स्टूडेंट्स हैं वो ज्यादातर स्किप करते हैं क्वेश्चंस को, ठीक है। बट हम यहाँ पे इस टॉपिक को भी अब आसान करेंगे, क्योंकि हमें मैथ को फोड़ना है, सीधी बात, नो बकवास, ठीक है। दोबारा से स्माइली फेस के साथ स्टार्ट करते हैं हम, टाइम एंड वर्क, ओके। तो देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या कहा हुआ है। क्वेश्चन में कहा हुआ है कि ट्रेन ए रनिंग एट 72 किलोमीटर पर आवर क्रॉसेज अ स्टैंडिंग पोल इन 15 सेकेंड्स, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देन ट्रेन बी which is 100 meters longer than train A running in the opposite direction at 54 किलोमीटर पर आवर क्रॉसेज ट्रेन ए, यानी कि बी जिसकी लेंथ 100 मीटर ज्यादा है ट्रेन ए से, वो अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है, ए से अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है, यानी कि अगर ए ना इस डायरेक्शन में चल रहा है तो जो बी है ना वो इस डायरेक्शन में चल रहा है, ठीक है। ये जो ट्रेन बी है ना, ये ट्रेन ए को क्रॉस करती है, ये ऐसे क्रॉस करते हैं एक दूसरे। हाउ मेनी सेकेंड्स विल दे टेक टू क्रॉस ईच अदर कंप्लीटली। मेन बात यह है कि इन दोनों को एक दूसरे को क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा, ठीक है। एक बात ध्यान देना, इन्होंने पूछा था कि हाउ मेनी सेकेंड्स, यानी कि ये जो किलोमीटर पर आवर है ना, इन सबको आप मीटर पर सेकंड में कर दो सबसे पहले, जहां जहां पे किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है। तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने का तरीका क्या होता है, किलोमीटर पर आवर को जब हम मीटर पर सेकंड में करते हैं ना कन्वर्ट, तो जो भी वैल्यू होती है उसको हम 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। क्यों करते हैं ये भी देख लो। देखो, 1 किलोमीटर को 1 किलोमीटर अपॉन 1 आवर है, इसका मतलब, ठीक है। तो जब हम इसको 1 किलोमीटर को एक मीटर्स में कन्वर्ट करेंगे, जब हम 1 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 1000 मीटर, और 1 आवर को जब हम सेकंड्स में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं, ठीक है, और 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं। तो ये वैल्यू हो जाएगी जब हम सेकंड में कन्वर्ट करेंगे ना तो 3600। अब इसको जब आप सॉल्व करोगे ना तो ये वैल्यू आएगी 5/18, ठीक है। तो किलोमीटर पर आवर को जब मीटर पर सेकंड में करते हैं ना, 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब मैं पहले इसको इरेज कर देता हूं। अब देखो क्वेश्चन में क्या कहा हुआ है, इन्होंने बोला है कि ट्रेन ए ना, जो ट्रेन ए है ना, वो एक पोल को क्रॉस करने में, एक पोल है, उस पोल को क्रॉस करने में 15 सेकंड्स का टाइम लेती है, ठीक है। सबसे पहले ए की स्पीड मीटर पर सेकंड में कितनी होगी, 5/18 में जब हम मल्टीप्लाई करेंगे ना 72 का, तो 18 4 एंड 20 मीटर पर सेकंड स्पीड आएगी, ठीक है। एंड बी की जो स्पीड आएगी ना, यानी कि 54 को जब हम कन्वर्ट करेंगे मीटर पर सेकंड में, तो ये आएगा 15 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब एक बात ध्यान देना, जब एक जो ट्रेन है, जो ट्रेन है वो जब एक पोल को क्रॉस करेगी, यार पोल की तो कोई लेंथ है ही नहीं, पोल तो ऐसा खड़ा हुआ है, पोल की क्या लेंथ है, पोल की तो कोई लेंथ ही नहीं है ना। लेंथ सिर्फ ट्रेन ए की है, जो ट्रेन है ना, जो ट्रेन है सिर्फ उसी की लेंथ है, पोल तो ऐसे खड़ा हुआ है, पोल की कोई लेंथ नहीं है यहां पर, ठीक है। तो इस इंफॉर्मेशन से, जो ये वाली इंफॉर्मेशन है ना, यहां से हमारे पास
एक ही लेंथ निकल आएगी, जो एक ही ट्रेन, जो ए ट्रेन है ना उसकी लेंथ निकल आएगी। तो कैसे? तो ए ट्रेन की लेंथ निकलेगी, इन्होंने कहा था कि पोल को क्रॉस करने में ना, अब ए ट्रेन है तो इसकी जगह हम ए ले लेते हैं। एक ट्रेन ए को कितना टाइम लगता है? 15 सेकेंड्स का। 20 की स्पीड से 15 का टाइम लगता है, तो ए की जो लेंथ है वो हो जाएगी 300 मीटर्स। ठीक है। नाउ नेक्स्ट डिटेल इन्होंने दे रखी है कि ट्रेन बी जो कि 100 मीटर लॉन्गर है ट्रेन ए से, ट्रेन ए से 100 मीटर ज्यादा है, यानी कि ए तो 300 है ही, और बी जो है ना वो 100 ज्यादा है, यानी कि 300 प्लस 100 400 है। तो जब वो अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं ना, जब ट्रेन बी और ट्रेन ए अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं, तो इनको टाइम लगता है कितना? ओके ठीक है, कितना टाइम लगता है ये पूछा है इन्होंने। जब अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं ना, जब भी अपोजिट डायरेक्शन में दो ट्रेन चलती हैं, तो उनकी जो रिलेटिव स्पीड है वो ऐड हो जाती है। ठीक है। लेकिन जब सेम डायरेक्शन में चलते हैं ना, तो डिफरेंस निकालते हैं हम। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। तो यहां पर अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन का मतलब 20 प्लस 15 35। ठीक है, अब कितना टाइम लगेगा? ये सीधा सीधा आप सेकंड्स में ही आएगा। तो 700 डिवाइड बाय 35 यानी कि 20 सेकंड्स। ठीक है, ये इसका टाइम हो जाएगा, ये इसका टाइम हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। नाउ वी विल मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ना एवरेज एंड एजेस का तो है, बट मैं आपको एक बात बोलूंगा कि जो क्वेश्चंस मैंने प्रीवियस आपको सॉल्व किए थे ना, यानी कि अभी तक जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, उनको ना समझाने में, एक्सप्लेन करने में टाइम ज़्यादा लग रहा है। जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी इन क्वेश्चंस की, जब प्रैक्टिस हो जाएगी ना, तो ये क्वेश्चंस आपके लिए इजी हो जाएंगे। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखना। तो ज़्यादा पैनिक में जाने की जरूरत नहीं है कि यार उसमें तो इतना टाइम लग रहा है, नहीं लगेगा यार। जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी ना, तो टाइम किल नहीं होगा, इन्हीं मेथड से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे दिया हुआ है कि द एवरेज एज ऑफ अ ग्रुप ऑफ 15 स्टूडेंट्स इज 18 ईयर्स। तो एक 15 स्टूडेंट्स का ग्रुप है जिनकी एवरेज एज ना वो 18 ईयर्स है। फिर ये कह रहा है कि इसमें 2 न्यू स्टूडेंट्स ज्वाइन करते हैं इस ग्रुप को, तो जो एवरेज एज है ना वो 2 ईयर्स से बढ़ जाती है। तो एवरेज एज जो 18 थी ना वो अब 20 हो जाएगी। एवरेज एज पहले 18 थी, वो 2 साल से इंक्रीज होगी तो 20 हो जाएगी। ठीक है, जब दो नए स्टूडेंट्स ज्वाइन करते हैं। अब इसमें यह कह रहा है कि एक जो नया स्टूडेंट है ना वो दूसरे स्टूडेंट से 6 साल बड़ा है, यानी कि एज डिफरेंस दिया हुआ है यहां पर ना एज डिफरेंस दिया हुआ है जो कि 6 ईयर्स का है। तो ये कह रहा है फाइंड द एज ऑफ द यंगर स्टूडेंट, यानी कि जो एज में छोटा है ना स्टूडेंट, उसकी एज निकालनी है हमने। तो देखो जब 15 स्टूडेंट्स का एवरेज 18 ईयर्स है, तो इनका टोटल क्या होगा? इनकी टोटल एज हो जाएगी 270। 15 इंटू 18। ठीक है, इनकी टोटल एज हो जाएगी 15 इंटू 18 270। जब दो नए स्टूडेंट्स और ज्वाइन करते हैं ना, तो एवरेज एज 2 ईयर्स से बढ़ जाती है, यानी कि एवरेज एज हो जाती है यार 20। ठीक है, और स्टूडेंट्स दो और नए ज्वाइन किए हैं, यानी कि स्टूडेंट्स हो जाते हैं 17। तो कितने हो गई अब टोटल एज? 340। अब यहां पर जो डिफरेंस आएगा ना, यहां पर जो डिफरेंस आ रहा है, देखो यहां पे ये जो डिफरेंस आ रहा है ना, ये आ रहा है 70 ईयर्स का। ये 70 ईयर्स का डिफरेंस क्यों आ रहा है? ये 70 ईयर्स का डिफरेंस इसलिए आ रहा है क्योंकि यहां पर ना 2 स्टूडेंट्स ऐड हुए थे। ठीक है, तो ये उन दोनों स्टूडेंट्स की एज का सम है,
उन दोनों स्टूडेंट्स की एज का सम है ये, ठीक है। अब एक बात ध्यान रखना, यहाँ पर ना बोट एंड स्ट्रीम का एक कॉन्सेप्ट लगेगा, ठीक है। कैसे? ये तो एज का सम है और एज का डिफरेंस था 6 ईयर्स, यानी कि एक तरीके से आप ये ले लो कि ये तो वैल्यू थी x प्लस वाई की जो हम बोट एंड स्ट्रीम में करते हैं, और ये वाली वैल्यू थी x माइनस वाई की। तो इन्होंने बोला था कि जो यंगर स्टूडेंट है ना उसकी एज बताओ। देखो यंगर स्टूडेंट की एज बताओ, तो यंगर स्टूडेंट कौन सा होगा? यंगर स्टूडेंट y होगा, ठीक है। तो y में हम क्या करते हैं, अगर हमें y की एज निकालनी है तो y की एज निकालने के लिए 70 प्लस 6 76/2, यही हम बोट एंड स्ट्रीम में भी करते हैं, यहां पर भी यही करेंगे। सॉरी, 70 माइनस 6 दैट विल बी 64, 64/2 करेंगे यहां पर, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा 32 ईयर्स, ये आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नाउ वी विल मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है परसेंटेज एंड सैलरी पे। ये वाला क्वेश्चन भी बहुत आता है एग्जाम में, और ये वाला क्वेश्चन ना मैं आपको बता दूं तो बहुत ऐसे नहीं आएगा कि यार बहुत ज्यादा ट्रिकी आ गया कि सॉल्व ही नहीं हो पा रहा, ये क्वेश्चन नहीं आएगा, चाहे इस तरीके से नहीं आएगा, ये क्वेश्चन काफी इजी वे में आएगा, ठीक है। यहां तक कि पीओ प्री भी होगा ना तब भी बहुत इजी आएगा ये बात ध्यान कर लेना। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं हम कि अ पर्सन स्पेंड्स 20% ऑफ हिज मंथली इनकम ऑन हाउस रेंट, 20% हाउस रेंट पे स्पेंड करता है एक स्टूडेंट, 25% ऑफ द रिमेनिंग ऑन फूड, फिर जो बचा हुआ है ना उसका 25% फूड पे करता है, एंड 10% ऑफ द रिमेनिंग, और उसके बाद जो बचेगा उसका 10% ये स्पेंड करेगा ट्रांसपोर्टेशन पे। इफ ही सेव्स द रिमेनिंग अमाउंट ऑफ रुपी 10,000, अगर बचा हुआ अमाउंट जो कि 10,800 है उसको ये सेव कर लेता है, तो व्हाट इज हिज टोटल मंथली इनकम, तो उसकी मंथली इनकम कितनी होगी? यार देखो हम ना मंथली इनकम को 100 ले लेते हैं, तो मंथली इनकम अगर 100 है तो इन्होंने बोला था कि जो 20% है ना वो तो हाउस रेंट पे गया, तो 20% हाउस रेंट पे कर देते हैं हम, तो 100 का 20% 20 हो जाएगा जो कि हाउस रेंट पे गया, ठीक है। फिर इन्होंने कहा कि 25% ऑफ रिमेनिंग ऑन फूड, तो बच कितना रहा है यहां पर? 80 बच रहा है। इस 80 का 25% यानी कि 1/4 फूड पे, यानी कि 20 जो है ना फिर दोबारा से वो फूड पे, तो अब कितना बच रहा है? क्योंकि आगे भी रिमेनिंग की कैलकुलेशन है तो 60 बच रहा है, ठीक है। आगे इन्होंने दिया हुआ है कि 10% ऑफ द रिमेनिंग ऑन ट्रांसपोर्टेशन, तो 60 का 10% क्या हो जाएगा? 6, ये ट्रांसपोर्टेशन पे हो जाएगा, ठीक है। इफ ही सेव्स द रिमेनिंग अमाउंट ऑफ 10,800, तो बचेगा कितना? 54, बचेगा कितना यहां पर? 54। 54 की वैल्यू उन्होंने दे रखी है 10,800, तो जब 54 यूनिट की वैल्यू 10,800 है तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 200। तो मंथली इनकम कितनी होगी? मंथली इनकम थी इनकी 100, ये थी इनकी मंथली इनकम, ठीक है। तो मंथली इनकम कितनी हो जाएगी? 200 इंटू 100 दैट विल बी 20,000, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। इतना ही आसान था, इसमें कुछ भी नहीं है, और ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ, नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 4:3। तो लेंथ और ब्रेड्थ का एक रेशो दे रखा है, यहां पर एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। इफ द पेरीमीटर ऑफ द फील्ड इज 140 मीटर्स, अगर इस फील्ड का जो पेरीमीटर है वो 140 मीटर्स है, फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर, तो एक स्क्वायर का एरिया बताओ जिसकी साइड इज इक्वल टू द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड।
इस रेक्टेंगुलर फील्ड के डायगोनल के बराबर है, इस रेक्टेंगुलर फील्ड के डायगोनल के बराबर है साइड ऑफ स्क्वायर, ठीक है, साइड ऑफ स्क्वायर। तो डायगोनल कैसे निकलता है? डायगोनल निकलेगा, देखो जब एक रेक्टेंगल इस तरीके से फॉर्म हमने किया, ठीक है, तो इसका डायगोनल ये बनेगा, यानी कि ये लेंथ है, ये ब्रेड्थ है, ठीक है। तो जब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, इस वाले डायगोनल की वैल्यू निकालनी है, तो ये बनेगा अंडर रूट एल स्क्वायर एंड प्लस ब्रेड्थ का स्क्वायर, ठीक है, ये डायगोनल बनेगा, यानी कि लेंथ और ब्रेड्थ की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए, जो कि यहां से निकलेगी। इन्होंने दिया हुआ है कि पेरीमीटर की जो वैल्यू है ना 140 मीटर्स है। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है? 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ इज इक्वल टू 140, ठीक है। इसको कट कर देते हैं हम। तो लेंथ प्लस ब्रेड्थ, देखो लेंथ प्लस ब्रेड्थ इज इक्वल टू 70। ये 4:3 के रेशो में थे, यानी कि 7 की वैल्यू 4 प्लस 3 7 की वैल्यू 70, तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 10। अब लेंथ क्या था? लेंथ था हमारा 4 एंड जो ब्रेड्थ थी ना वो थी 3। तो जब एक की वैल्यू 10 है तो 4 की वैल्यू क्या आ जाएगी 40 और 3 की वैल्यू क्या हो जाएगी 30, ठीक है। तो लेंथ और ब्रेड्थ आ गए हमारे पास। अब डायगोनल निकालना पड़ेगा हमें सबसे पहले, डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल, जो कि अंडर रूट लेंथ का स्क्वायर एंड प्लस ब्रेड्थ का स्क्वायर बनेगा, ठीक है। तो ये क्या होगा? अंडर रूट में लेंथ का स्क्वायर हो जाएगा 1600 एंड ब्रेड्थ का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 30 का स्क्वायर 900। तो ये कितना हो जाएगा? अंडर रूट में 2500 और ये वैल्यू हो जाएगी, ये वाली वैल्यू हो जाएगी 50, ठीक है। तो ये डायगोनल है, लेकिन ये जो डायगोनल है ना, ये एक्चुअल में साइड ऑफ स्क्वायर है। दिस इज साइड ऑफ स्क्वायर, ठीक है। ये उन्होंने क्वेश्चन में दिया हुआ है, देखो फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर हुज साइड इज इक्वल टू द डायगोनल ऑफ दिस रेक्टेंगुलर फील्ड। तो अब इसका एरिया निकाल लो। जब ये साइड है तो इसका एरिया क्या होगा? साइड स्क्वायर, यानी कि 2500, 50 इंटू 50, तो 2500 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है रेशियो एंड प्रोपोर्शन पर, ठीक है। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पे क्या कहा हुआ है। क्वेश्चन को हम रीड करना स्टार्ट करते हैं। टू नंबर्स आर इन द रेशियो 3:5। दो नंबर्स हैं, उनकी रेशियो ना 3:5 है। इफ 6 इज एडेड टू द फर्स्ट नंबर, तो जो फर्स्ट नंबर है यानी कि ये, इसमें हम 6 ऐड कर देते हैं एंड 4 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द सेकंड नंबर, और जो सेकंड नंबर है यानी कि ये, इसमें से हम 4 को लेस कर देते हैं, ठीक है। इसमें 6 प्लस करेंगे और इसमें हम 4 माइनस कर देंगे। तो रेशो जो है ना वो 1:1 का हो जाता है। जो रेशो है वो 1:1 का हो जाता है, यानी कि ये दोनों नंबर बराबर हो जाते हैं, ठीक है। फाइंड द सम ऑफ टू ओरिजिनल नंबर्स। अब ये 3:5, यानी कि 3 प्लस 5 की वैल्यू, एक तरीके से आप समझ लो कि 3x प्लस 5x की वैल्यू पूछ रहा है ये, कि क्या होगी, ठीक है। ओरिजिनल नंबर तो 3 और 5 ही है ना, तो क्या होगी? अब देखो स्टार्टिंग में नंबर्स थे 3x और 5x की रेशो में, ठीक है। इसमें इन्होंने बोला था कि यहाँ पे तो हम 6 ऐड कर रहे हैं फर्स्ट नंबर में एंड सेकंड नंबर में 4 माइनस कर रहे हैं, तो रेशियो क्या बन रहा था 1:1 का, यानी कि अब ये दोनों बराबर हो जाते हैं। मतलब 3x प्लस 6 विल बी इक्वल टू 5x माइनस 4, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 2x इज इक्वल टू 10 एंड x विल बी इज इक्वल टू 5। तो इन दोनों का सम कितना हो रहा था 8x, तो क्योंकि ओरिजिनल नंबर 3 और 5 ही है, 8x हो रहा था। तो x की वैल्यू क्या थी 5, तो 8 इंटू 5 वैल्यू क्या हो जाएगी 40, ठीक है। फाइनल आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी 40। नाउ वी विल मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है।
ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये प्रॉफिट एंड लॉस पर है, जो कि अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बैंकिंग एग्जाम्स के लिए। अब हम क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि अ ट्रेडर बाइज टू आर्टिकल्स फॉर अ टोटल कॉस्ट ऑफ ₹3000। अब ही सेल्स द फर्स्ट आर्टिकल एट अ लॉस ऑफ 15%, फर्स्ट आर्टिकल को 15% के लॉस पे सेल करता है, एंड द सेकंड आर्टिकल एट अ प्रॉफिट ऑफ 25%, और सेकंड आर्टिकल को 25% के प्रॉफिट पे सेल करता है। ओवरऑल ही नाइदर गेन्स नॉर लूजेस एनी मनी, और ओवरऑल ट्रांजेक्शन पे ना तो इसको कोई प्रॉफिट होता है, नो प्रॉफिट एंड नो लॉस की कंडीशन में ये रह जाता है, ठीक है। तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ द सेकंड आर्टिकल, जो सेकंड आर्टिकल है यानी कि जिसको कि हमने 25% प्रॉफिट पे सेल किया है, उसकी कॉस्ट प्राइस क्या होगी। अब ये क्वेश्चन आपका सीधा सीधा एलिगेशन से उड़ जाएगा, ठीक है। अब कैसे, देखो, फर्स्ट आर्टिकल को ना 15% के लॉस पे सेल किया था, यानी कि माइनस का 15, ठीक है। और सेकंड आर्टिकल को ना 25% के प्रॉफिट पे सेल किया था, 25% का प्रॉफिट हो गया। ओवरऑल ना यहां पर ₹0 का प्रॉफिट हो रहा है इनको, मतलब ना प्रॉफिट है ना कोई लॉस है। अब इसमें जब हम एलिगेशन लगाएंगे ना, एक बात ध्यान रखना, एलिगेशन में फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रूल है कि साइकिल हमेशा क्लॉकवाइज चलेगी, या तो ऐसे माइनस होगा या फिर माइनस ऐसे होगा, लेकिन कभी ऐसे नहीं होगा कि यार ऐसे माइनस कर दिया एंड फिर ऐसे माइनस कर दिया और एक वैल्यू आ गई, नहीं ऐसे नहीं आएगी, हमेशा क्लॉकवाइज चलेगी, हमेशा यहां पर जो वैल्यूज है ना वो क्लॉकवाइज चलेंगी, ठीक है। कैसे, या तो ऐसे या फिर इस तरीके से, ठीक है। अब देखो, हम यहां से ऐसे चलाएंगे इस वैल्यू को, ऐसे देन फिर ऐसे, तो 25 में से जब जीरो जाएगा 25 आएगा, एंड जीरो में से हम माइनस करेंगे -15 को, यानी कि 0 + 15 हो जाएगी वैल्यू, तो 15, ठीक है। इनका रेशियो जब हम निकालेंगे तो 5:3 का आएगा। ये जो रेशियो है ना, ये एक्चुअल में सीपी का रेशियो है। अब बात ये आती है यार, इस सीपी का रेशियो ही क्यों है, क्योंकि हमने जो ये वैल्यू दे रखी थी, ये वैल्यू क्या थी, ये वैल्यू प्रॉफिट परसेंट थी। और प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होता है, प्रॉफिट कैलकुलेट होता है प्रॉफिट अपॉन सीपी, यानी कि कॉस्ट प्राइस पे ही कैलकुलेट होता है, इनटू 100, ऐसे ही प्रॉफिट परसेंटेज कैलकुलेट होता है, ठीक है। तो बेस क्या था यहाँ पर, सीपी, तो यहाँ पर क्योंकि बेस सीपी है ना, तो इसलिए ये जो रेशियो है ना, ये कॉस्ट प्राइस का ही आएगा, ठीक है। अब इसको कॉस्ट प्राइस को डिवाइड कर दो, तो कॉस्ट प्राइस एक आर्टिकल की क्या आ रही थी, तो कॉस्ट प्राइस एक आर्टिकल की हमें निकालनी है, टोटल कॉस्ट थी यहां पर ₹3000, ठीक है। अब इन्होंने बोला कि सेकंड आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस बतानी है, सेकंड आर्टिकल का मतलब इसकी, तो हमें 3 की वैल्यू निकालनी है। तो टोटल की वैल्यू क्या थी, 8, हमें निकालनी है 3 की वैल्यू। अब इसको कट कर दो, अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 1125, दैट विल बी योर आंसर, ठीक है। 1125 यानी कि ऑप्शन ए आंसर। तो अब इस क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं, बट मैं आपको एक बात बता देता हूँ, यहाँ पर मैंने कुछ क्वेश्चंस को स्किप किया है, वो क्वेश्चंस आपको खुद अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस को मैंने स्किप किया, वो आपको खुद अटेम्प्ट करना है। यहाँ पर मैं पीडीएफ अटैच कर दूंगा, उसकी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ओके। थैंक यू।